आज हम एक अत्यंत गंभीर विषय पर चर्चा करना चाहेंगे और वह है अमेरिका से भारतीयों का निष्कासन, उनके साथ दुर्व्यवहार। आशा करते हैं कि आप इसे पूर्ण रूपेण सुनने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि यह अत्यंत चिंतन मनन का विषय है। यूएस से देखें इस समय तो वर्तमान में भारतीयों का जिस प्रकार से निष्कासन किया गया है, उनके साथ जिस प्रकार का निंदित और घृणित व्यवहार किया गया है, वह कि समस्त भारतीयों के लिए चिंता का विषय है। इससे यदि हम देखें तो कई लोगों की भावनाएं भी आहत हो रही हैं। कई लोगों के लिए यह तौर तरीका निष्कासन का चुभने वाला भी है, किंतु विडंबना यह है कि पक्ष विपक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष, दामपंथ और वामपंथ के इस संघर्ष में आज हम अपने मूल मंतव्य से कहीं बाहर जा चुके हैं। आज हम अपने मूल मंतव्य को ही भूल चुके हैं। इसमें कहीं ना कहीं मूल प्रश्न ही का ही लोप हो गया है। मूल प्रश्न तो यह है कि भैया इतनी प्रताड़ना के बावजूद, इतनी ताड़ना के बावजूद, इतने अपमान के बावजूद भारतीय विदेशों में जाकर पलायन करने पर विवश ही क्यों हैं? यदि भारत में उनका इतना सम्मान ही है, भारत में उनको इतना आदर और प्रतिष्ठा ही दिया जा रहा है, अवसर ही दिया जा रहा है, तो इतने जिल्लत के बावजूद भी वह विदेश में जाने के लिए लालायित क्यों है? कुछ बुद्धिजीवियों का उत्तर निकल के आता है, भैया रोजगार। मैं इससे सहमत नहीं हूं। मुझे यह तथ्य अत्यंत भ्रामक प्रतीत होता है, क्योंकि जहां तक मेरे पास आंकड़े निकल के सामने आए हैं, उन आंकड़ों पर यदि मैं गौर करूं तो केवल 10 से 15% भारतीय रोजगार की दृष्टि से गए हैं। अपितु वह भारतीय अधिक पलायन किए हैं जिनके पास योग्यता है, जिनके पास क्षमता है और जिनके पास धन और वैभव भी है। यह सब होने के बावजूद वो क्यों पलायन पर विवश हैं? आज भी सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग क्षेत्र में अगर अमेरिका में कहीं का कोई व्यक्ति रह रहा है तो भारत का रह रहा है, और आप कहते हैं कि केवल रोजगार के लिए जा रहा है। रोजगार नहीं, क्या हमारे यहां रोजगार नहीं है? क्या हमें ऐसे स्किल की आवश्यकता नहीं है? आज हमें एक इंजन बनाना होता है, हम कह रहे हैं कि हम AMCA बना रहे हैं, 5वीं पीढ़ी का फाइटर प्लेन तेजस मार्क 2। उसके इंजन के लिए हम फ्रांस का भी चक्कर लगा रहे हैं, अमेरिका का भी चक्कर लगा रहे हैं, और अभी तक वह मिलने वाला नहीं है। 40 साल से हम तेजस जो है बनाने का स्वप्न नहीं देख रहे हैं, लेकिन इंजन भी मिल ही नहीं पा रहा है। अगर यही भारतीय बाहर जाके उस क्षमता का प्रदर्शन कर सकते हैं, तो भारत में उस क्षमता का प्रदर्शन वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आज प्रश्न यह है, गौर किए जाने का विषय आज यह है। अधिकांश भारतीय आज वहां शिक्षण के लिए जा रहे हैं, जो आंकड़ा बता रहा है, और शिक्षण एक बहाना है, अध्ययन एक बहाना है। वास्तविकता है कि इसी बहाने वहां बस जाना, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे यूरोप का कोई कंट्री हो, यह सच्चाई है और इस सच्चाई को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। इस संदर्भ में कई कारण उत्तरदायी हो सकते हैं। पहला तो सबसे महत्वपूर्ण कारक है कि स्वव्यवस्था के प्रति अविश्वास। आखिर अत्यधिक पूंजी लगाकर भी पलायन क्यों? यह प्रश्न नहीं उठता है। आज जिसको आप कह रहे हैं कि रोजगार के लिए गया था, 35 लाख 40 लाख रुपया खर्च करके वो डंकी रूट से अमेरिका में प्रवेश कर रहा है। क्या वह 35 लाख 40 लाख रुपया भारत में खर्च करता तो भारत में बेरोजगारी उसकी संकट नहीं रहती? अभी तो वह बेरोजगार दूर करने लायक होता, वह 10 लोगों को रोजगार देने लायक होता उस 35 लाख 40 लाख रुपए से। लेकिन उसके बावजूद वह इतना संकट उठाते हुए भी बाहर जाने के लिए विवश क्यों है? कभी हमने इस पर विचार किया? कभी हमने इसको विमर्श और चिंतन का विषय बनाया?
कुव्यवस्था भी भारत में एक मूल कारण है। भारत में गरीबी नहीं, अपितु भारत की समस्या है कुव्यवस्था। भारत की समस्या धना अभाव नहीं है, संसाधनों का अभाव नहीं है, अपितु उन संसाधनों का उचित उपयोग न किया जाना कहीं बड़ी समस्या है। हम इतने भी गरीब नहीं हैं कि हम संसाधन विहीन हैं, अपितु हमारे विभिन्न समस्याओं का मूल कारण गरीबी नहीं होकर के कुव्यवस्था है, दुर्व्यवस्था कहीं जाते हैं। धन की असमानता बढ़ती जा रही है। आज समाज में कोई खा खाकर मर रहा है, कोई शराब पीकर मर रहा है, कोई ऐशो आराम में मर रहा है, इतना खाल उल्टा फीदा दुनिया भर का खर्च कर रहा है, और कोई ऐसा है कि जो खाए बिना मर रहा है, जिसके पास जो है पेट पालने के लिए भोजन नहीं है। यह विषमता ही, यह कुव्यवस्था ही हमारे समाज की मूल समस्या है, और जिस पर शायद हमारा न कोई चिंतन है, न हमारे समाज का कोई मनन है। शैक्षिक संस्थाओं का पतन आज हमारे लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। आज हमारे यहाँ देखेंगे, हर माँ बाप जिसके पास 2 पैसा भी है अपने बच्चे को बाहर भेजना चाहता है, विदेश भेजना चाहता है पढ़ने के लिए। कारण क्या है? आज शैक्षिक संस्थाएं शिक्षण की संस्थाएं ना होकर के सद्गुण और संस्कार की पाठशाला ना होकर के खाना पूर्ति और व्यवसायीकरण का एक अड्डा बन चुकी हैं, जहां शिक्षण संस्थाएं और शिक्षक और शिक्षार्थी तीनों का ही पतन हो चुका है। छात्र अपने क्रियाकलापों में मशगूल है, अध्यापक अपने क्रियाकलापों में मशगूल हैं, शिक्षण संस्थाएं व्यवसायीकरण में मशगूल हैं। आज शिक्षण संस्थाओं में लोग भेजते थे कि वहां जाके बच्चा सदाचार सीखेगा, नैतिकता सीखेगा, लेकिन क्या वास्तविकता नहीं है कि आज के गार्जियन जो भी थोड़ा सोचने वाले हैं, वो अपने बच्चों को इसलिए शिक्षण संस्थाओं में यहां भेजने से कतराते हैं क्योंकि वह रही सही कसर जो उसकी है वो भी पूरी हो जाती है। संस्कार देने के बजाय आज संस्कारों को नष्ट करने का अड्डा बन चुके हैं शिक्षण संस्थाएं। अनैतिकता, व्यभिचार और विभिन्न प्रकार के उपक्रमों के आज वो अड्डे बन चुके हैं। साथ ही साथ भ्रष्ट व्यवस्था तथा लाल फीताशाही भी हमारी आज मूल समस्या बनी हुई है। सद्गुण, प्रतिभा, योग्यता और क्षमता की हमारे यहां कोई परवाह ही नहीं है, कोई कद्र ही नहीं है, अपितु उस पर पद, प्रलोभन, पैसा और मानव की पैशाचिक प्रवृत्ति कहीं अधिक हावी है। आज चाहे वो शिक्षण संस्थाएं हो, चाहे वो कहीं कोई भी भारतीय संस्था हो, वहां पर योग्य व्यक्ति नहीं जा रहा है। जा कौन रहा है? स्थान किसे मिल रहा है? जिसके अंदर चापलूसी, जिसके अंदर बेशर्मियत, जिसके अंदर बेहयाई और जिसके अंदर तलवा चाटने की प्रवृत्ति हो, अथवा वह पद, पैसे और पावर से संपन्न हो। हम देखते हैं एक नौकरी निकल रही है और नौकरी में कट ऑफ मेरिट जाती है 98, 92%। आप कहेंगे प्रतिस्पर्धा बढ़ रहा है, योग्यता और क्षमता बढ़ रही है। यदि योग्यता और क्षमता बढ़ रही है, प्रतिस्पर्धा बढ़ रहा है, तो यह क्या कारण है कि जो 40 साल पहले के अध्यापक थे, जो बिना किसी परीक्षा से आते थे, उनकी योग्यता और क्षमता के आगे वर्तमान के अध्यापक कीड़े और मकोड़ों के तुल्य भी जो है खड़े हो पा रहे हैं। चाहे वो शोध का विषय हो, चाहे नवाचार का विषय हो, चाहे वो शिक्षण स्किल का विषय हो, किसी भी मामले में। और हम कह सकते हैं दलीय राजनीतिक संक्रमण भी हमारी सामाजिक व्यवस्था को आज कहीं ना कहीं हमारी सामाजिक ताने बाने को नष्ट करने पे आमादे हैं। शिक्षा हो, सुरक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सुव्यवस्था हो, शासन हो, प्रशासन हो, समस्त विषयों और समस्त विधाओं को उसी चश्मे से देखा जाता है अपने परस्पर दलीय हितों के लिहाज से। हर जगह राजनीतिक स्वार्थ और राजनीतिक क्षुधा की तृप्ति लत बन चुकी है। परस्पर विद्वेष, परस्पर घृणा, निंदा, अकर्मण्यता आज भारतीय समाज की, भारतीय जनमानस की पहचान बन चुकी है। हम केवल और केवल एक दूसरे की निंदा करने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं, और बिना कुछ किए कैसे ज्यादा से ज्यादा प्राप्ति हो जाए
ये अकर्मण्यता आज हमारी मूल पहचान बनी हुई है। अमेरिका में उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, इसकी हमें बड़ी चिंता है। हम बड़े आहत हैं। और अपने समाज में जिस तरीके से आज शोषण, व्यभिचार, अनैतिकता, अत्याचार ये विद्यमान है, इस पर शायद जो है हमने कभी झांकने की कोशिश नहीं की। इस पर हमने कभी विचार नहीं किया कि हम अपने लोगों के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं। एक परिवार में बड़ा भाई अगर मर गया तो उसके परिवार को कैसे दबा के, कैसे उस पर आधिपत्य स्थापित करके अपने स्वार्थों, अपनी क्षुधाओं की पूर्ति की जाए। मौतों पर भी हम अपने स्वार्थों को जो खोजने वाले, और आज हमको अमेरिका में उनके अपमान पर बड़ा क्षोभ है। आप क्या कर रहे हैं अपनों के साथ? कभी आपने स्वयं के अंदर झांकने की कोशिश की? विचार और व्यवहार परस्पर, हमारे यहां देखा जाए तो लोगों में विचार और व्यवहार का परस्पर दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं है। विचार करने में, शब्दों की लफाजी में, अलंकारिक शब्दों के प्रयोग में हर भारतीय माहिर है। कोई नहीं है जो अपने आप को मूर्ख समझने की बात करे। हर कोई परिपक्व है, लेकिन व्यवहार के, हमारा विचार के साथ व्यवहार का कहीं दूर दूर तक कोई सरोकार है? कभी हमने देखा? हर कोई प्रवचन नैतिकता पर देने के लिए तैयार है, हर कोई ईमानदारी पर प्रवचन देने के लिए तैयार है, लेकिन क्या कभी हमने जीवन में कभी नैतिक व्यवहार भी किया? क्या कभी हमने जीवन में सुचितापूर्ण व्यवहार भी किया? और किसी भी समाज में विचारों और व्यवहारों के बीच जब तक एकरूपता नहीं होगी, हम कभी भी एक सभ्य समाज और एक व्यवस्थित और संपूर्ण समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आज हम पश्चिम की बड़ी आलोचना कर रहे हैं, पश्चिम में ऐसा हो रहा है, भारतीयों के साथ वैसा हो रहा है। क्या यह सत्य नहीं है कि पश्चिम की निंदा का केवल एक विचार तक है? व्यवहार में हम क्या कर रहे हैं? व्यवहार में हमारी समस्त गतिविधियां पश्चिम से ही प्रेरित हैं, चाहे वह हमारा खेल हो, चाहे वह हमारा आम व्यवहार हो, मनोरंजन हो, भाषा हो, खाद्य हो, यानी भोजन जिसको हम कह सकते हैं, वो भी हम पश्चिम से प्रभावित हैं। पहनावा हो, शिक्षा हो, और हद तो यह है कि संस्कारों को हम पश्चिम से कॉपी करने लग गए हैं। एक जगह हम पश्चिम की इतनी थू कर रहे हैं विचारों से, अच्छा खासा प्रवचन दे रहे हैं, और व्यवहार में क्या है कि व्यवहार में हम सब कुछ, यानी भोजन भी करना है तो पश्चिम से करना है। अगर देहाती भोजन है तो उसको ले जाके 3 तल्ले के नीचे खाएंगे, कोई देख न ले। भाषा है पश्चिम की बोलना है, कपड़ा कैसा पहनना है वेस्टर्न से पहनना है, विज्ञापन वेस्टर्न का निकल के चलाया तो उसी प्रकार का कपड़ा चाहिए। और बात हम स्वावलंबन की करते हैं। पश्चिम की श्रेष्ठता मन मस्तिष्क में हमारे समाहित हो चुकी है। संपूर्ण पूंजी को ताक पर रखकर भी आज हर माँ बाप अपने बच्चे को यूरोप, अमेरिका, कनाडा इत्यादि भेजने के लिए परेशान है, लालायित है। अभी हम न्यूज़पेपर, समाचार पत्र पढ़ रहे थे, वहां हमको पता चला कि पंजाब के तमाम लोग बता रहे हैं कि भैया हमने संपूर्ण पूंजी बेच के 35-35, 40-40 लाख रुपया इकट्ठा करके, और डंकी रूट से हम अमेरिका गए थे, डंकी रूट से हम कनाडा गए थे। क्या भारत में उनको अवसर दिया जाता तो 35-40 लाख रुपए वो भारत में खर्च करते? क्या भारत की गरीबी, क्या भारत की आर्थिकी का समाधान नहीं होता? क्या उनको बाहर जाने की आवश्यकता पड़ती? साथ ही साथ नागरिकता विहीन जीवन जीकर भी वे कहीं ना कहीं यहां के नागरिक जीवन से अधिक सुखद अनुभूति कर रहे हैं। वहां उनको नागरिकता नहीं है, लेकिन केवल और केवल जीवन जीने के लिए मिल जा रहा है, वही उनके लिए बहुत है। यहां की नागरिकता की तुलना में वहां का नागरिकता विहीन जीवन उनके लिए कहीं ज्यादा सुखद है। हमारा बड़बोलापन, हमारा नकारापन, यही आज हमारी पहचान बन चुकी है। केवल हम दूसरों की निंदा, दूसरों से घृणा, दूसरों पर आरोपों को मढ़ना, यही हमारी पहचान है। कैसे अपनी कमियों को, अपनी हर समस्या को एक दूसरे पर मढ़ दिया जाए। क्या हम भी किसी समस्या के पीछे स्वयं को कारण मानते हैं? क्या हम भी किसी समस्या के लिए स्वयं को उत्तरदायी मानते हैं?
क्या हम भी किसी समस्या के समाधान के लिए स्वयं को उत्तरदायी मानते हैं? अपना भी कोई दायित्व मानते हैं? निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि स्वयं अपनों के साथ छलावा व सहानुभूति यह केवल और केवल सहानुभूति की दिखावा, यह केवल और केवल नौटंकी है। वास्तविकता यह है कि हर भारतीय आज एक दूसरे के प्रति जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, इत्यादि आधारों पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर कुंठित है। कोई बिहार को बिहार के आधार पर गाली दे रहा है, कोई गुजरात को गुजराती के कारण नफरत कर रहा है, कोई राजस्थान से राजस्थानी के कारण नफरत कर रहा है, तो कोई ब्राह्मण है तो जो है पिछड़े से नफरत कर रहा है, पिछड़ा है तो ब्राह्मणों को जो है देखना नहीं चाहता है, फूटियाक नहीं सुधरा रहा है। यही हमारे समाज की वास्तविकता है। और हमको अमेरिका में लोगों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उसकी बड़ी पीड़ा है। आप अपनों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, कभी आपने झांका अपने अंदर? कभी अपनी अंतर आत्मा में टटोलने को उसको प्रयत्न किया? जो आबादी नारेबाजी, चाटुकारिता व चापलूसी तक सीमित हो, भला कौन सा देश ऐसी आबादी को वहन करना स्वीकार करेगा? यूएस प्रशासन द्वारा समस्त भारतीयों की निकासी नहीं की जा रही है। यूएस प्रशासन और भारत और यूरोप, भारत और अमेरिका दोनों के समाज और राजनीति में यही एक अंतर है कि आज ट्रंप विश्व व्यवस्था से प्रतिभाओं को खोज रहे हैं, प्रतिभाओं का स्वागत कर रहे हैं, और जो अप्रतिभाएं हैं, जो नारेबाजी करने वाले हैं, जो केवल चापलूसी तक सीमित है, जिसके पास कोई स्किल नहीं है, केवल बोझ है, उस बोझ को उठा के वो फेंक रहा है। और हमारे यहां क्या है कि हमारे यहां प्रतिभाओं की कोई कद्र नहीं है। वह धरती जो आर्यभट्ट, वराहमिहिर, सीवी रमन, कलाम, भाभा इत्यादि को जन्म देने वाली हो, जहां चाणक्य जैसे विद्वत पुरुष जन्म लेते हों, जहां शुक्र, भीष्म, कामंदक इत्यादि जन्म लेते हों, क्या उस देश की वायु, उस देश की धरा, उस देश की जनन क्षमता इतनी विकृत हो चुकी है कि आज हम पुनः उन प्रतिभाओं को न जन सके? सच्चाई यह है कि प्रतिभाएं आज भी हमारे समाज में हैं, लेकिन हमारे समाज ने कभी उन प्रतिभाओं का कद्र नहीं किया। और इसलिए हम कह सकते हैं कि दूसरों पर दोषारोपण से बेहतर होगा स्वसुधार व स्वयं का आत्मचिंतन, स्वयं में आत्ममंथन। इसी के साथ अपनी बात को विराम देते हैं। बाकी अगर किसी भी हमारे बात से आप असहमत हैं तो आप टिप्पणी के माध्यम से हमें अवगत करा सकते हैं। धन्यवाद।